नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आइए आज हम अपनी हिंदी व्याकरण कक्षा में संधि के आगे अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने जाना था संधि कहते किसे हैं, संधि किस किस के मध्य होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। आइए आज हम उसके भेदों पर अध्ययन करते हैं। तो आज हम संधि के पहले भेद का अध्ययन करेंगे, स्वर संधि का। तो हमारा संधि का जो पहला भेद है वह भेद है हमारा स्वर संधि। आइए जानते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं और किस स्थिति में हमारी कोई संधि स्वर संधि हो सकती है और स्वर संधि के कितने भेद हैं। देखिए मित्रों, स्वर संधि हमारी तभी हो सकती है जब हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी कोई स्वर ही हो। इससे पहले हमने जान लिया था कि किस किस स्थिति में हमारी कौन कौन सी संधि होती है। हमने जाना था संधि 3 प्रकार की होती है, क्यों होती है यह भी जाना था। तो आज हम पहली संधि स्वर संधि का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि स्वर संधि हमारी स्थिति क्या है। तो हमने देखा कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी कोई स्वर ही हो, तब जब इन दोनों स्वर वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाता है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि स्वर संधि किस स्थिति में हो सकती है। चलिए अब देखते हैं स्वर संधि के भेद को देखते हैं। हमारे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए स्वर संधि का स्वरों के मेल के आधार पर, स्वरों के योग के आधार पर हमारे 5 भेद होते हैं। पहला भेद हमारा है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद हमारा गुण स्वर संधि। तीसरा भेद जो हमारा है वह है हमारा वृद्धि स्वर संधि। चौथे भेद को हम कह सकते हैं यण स्वर संधि। और जो हमारा 5वां भेद है वह हमारा है अयादि स्वर संधि। तो मित्रों, स्वर संधि हमारी ये निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है और इन 5 प्रकार को हम अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। स्पष्ट है मित्रों? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार की हमारी संधियां होती हैं। और इन 5 प्रकार की संधियों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर ही होगा। तो आइए एक एक संधि का अध्ययन हम यहां पर करना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो हमारी पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। आइए मित्रों देखते हैं दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। इसके पहले सबसे पहले इसके संस्कृत सूत्र को जानते हैं। संस्कृत सूत्र इसका क्या होता है? इसका संस्कृत सूत्र होता है अकः सवर्ण दीर्घ है। अकः सवर्ण दीर्घ है। अतः इसका अर्थात इसका जो अर्थ होता है हम कह सकते हैं कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई समान वर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो संस्कृत में हमारे प्रत्याहार हैं, हिंदी में तो है नहीं, हम हिंदी में डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि समान वर्ण आने के बाद अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वही द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी हो तो उन दोनों के योग से हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ रूप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समान वर्ण आने पर वर्णों का दीर्घ रूप हो जाता है। वर्णों का दीर्घ रूप हो जाता है। कौन कौन से वर्णों का दीर्घ होता? अक प्रत्याहार के वर्णों का। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। होने को तो हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा अ होता है, ई होता है, उ होता है, रि होता है और लृ होता है। अब इनका ह्रस्व और दीर्घ सब होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक हो तो इन दोनों के योग से इनका दीर्घ रूप हो जाता है अर्थात दीर्घ आ हो जाता है। चलिए, यदि इसी प्रकार से हमारा ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो उसके बाद पुनः हमारा ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई वर्ण हो तो इनके योग से इनका दीर्घ रूप हो जाता है। इसी प्रकार से यदि तीसरे की बात करें तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो उसके पश्चात ह्रस्व उ या दीर्घ उ ही हो तो इनके योग से हमारा दीर्घ उ हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम रि की बात करें तो हिंदी में तो दीर्घ रि होता नहीं है, हिंदी में हमारा ह्रस्व रि ही होता है। फिर भी इसको हम देख लेते हैं। दीर्घ ह्रस्व रि हो या दीर्घ रि हो इसके बाद पुनः हमारा क्या हो? ह्रस्व रि हो या दीर्घ रि हो तो इनके योग से दीर्घ रि ही हो जाता है। यही क्या है? हमारा अकः सवर्ण दीर्घ है। समान वर्ण आने पर दीर्घ रूप हो जाता है। इन्हीं के मध्य हमारी क्या होती है? संधि होती है। हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या समझना है कि प्रथम पद के अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में कौन सा वर्ण आ रहा है और इनके योग से क्या परिवर्तन हो रहा है। हमने इसको जान लिया, इस कॉन्सेप्ट को पहचान लिया तो हमारी संधि समाप्त हो गई। स्पष्ट है? तो हमारा होने वाला परिवर्तन यही है और इसी के आधार पर हमको संधि करनी है। अक प्रत्याहार की यदि बात करें तो संस्कृत में हमारा लृ भी होता है लेकिन लृ का दीर्घ रूप नहीं होता और हिंदी में लृ होता ही नहीं है, इसीलिए हिंदी भाषा में लृ का अध्ययन नहीं किया जाता है। आइए उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ से इनसे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में
पहला उदाहरण देते हैं, सेवा धन अर्थ। सेवा धन अर्थ। देखिए मित्रों, हमने देखा था कि ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो तो दीर्घ आ हो जाता है। यहाँ हमने देखा कि वा के ऊपर दीर्घ आ की मात्रा है। फिलहाल इसको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसका हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। वा से हमने स्वर निकाल लिया बाहर, तो दीर्घ आ निकल कर बाहर आया। यहाँ से हमारा ह्रस्व आ आया और इसको हमने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। हमें पता है कि दीर्घ आ या ह्रस्व आ के योग से हमारा क्या हो रहा है, दीर्घ आ हो रहा है। जब इन दोनों के योग से दीर्घ आ हुआ तो आ और अ ये दोनों समाप्त हो गए, क्योंकि इनके योग से हमको एक नया वर्ण मिल गया है। अब हमें पता है यदि किसी अधूरे व्यंजन अर्थात आधे वर्ण के बाद कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तो उस स्वर की मात्रा उस आधे व्यंजन पर लग जाती है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, इस आ की मात्रा इस आधे वा पर लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा मित्रों, सेवार्थ। हमने क्या देखा कि आ और आ अर्थात आ और आ का हमारा दीर्घ रूप दीर्घ आ हो गया। सेवाधन अर्थ सेवार्थ, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अगले उदाहरण में परम धन अर्थ। परम धन अर्थ। अब यहां से हमको क्या मिल रहा है मित्रों, इसका भी हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। माँ आधा हुआ तो यहां से हमारा स्वर आ बाहर हुआ, यहां से भी आ को लेकर लिया हमने, बाकी को छोड़ दिया। और हमें पता है आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। और यह यहां पर मिल करके इसको पूरा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इसके योग से परम मार्थ, परमार्थ, परमार्थ हो जाएगा मित्रों। तो ये हमारे कुछ उदाहरण, दो उदाहरण, आगे और उदाहरण देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अन्य उदाहरण भी आपको हम बताते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में देखें तो हमने कह दिया कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र, यहां देखते हैं, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क आधा वा और यहां से क्या निकलेगी, छोटी ई या ह्रस्व ई। यहाँ पर हमारी पुनः ह्रस्व ई है और बाकी इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। और हमें पता है कि स्वर संधि में स्वरों के मध्य ही संधि होती है, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ह्रस्व ई मिलकर क्या हो जाएगा मित्रों, दीर्घ ई हो जाएगा। पीछे हमने देखा है। और दीर्घ ई की मात्रा हमें पता है कि अपने से पहले आए हुए आधे वर्ण पर लग जाती है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये कवींद्र हो जाएगा। स्पष्ट है। इसी प्रकार से अगले उदाहरण की तरफ यदि हम बढ़े तो अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। हमने कह दिया हरिधन ईश। हरिधन ईश, हरिधन ईश। अब यहां पर मित्रों क्या है, ह्रस्व की और यहां हमारा दीर्घ ई, और इन दोनों के योग से हमारा मित्रों दीर्घ ई ही होगा और हमारा क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। स्पष्ट है मित्रों। चलिए आगे अन्य उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं और
देखते हैं अन्य उदाहरणों में। जैसे हमने कह दिया लघु धन उक्ति। लघु धन उक्ति, इसका भी विग्रह करते हैं। विग्रह अर्थात इसको हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, इसके खंड खंड कर देते हैं और यहाँ से हमको आधा घा मिलेगा। छोटे ऊ की मात्रा अलग हो जाएगी, स्वर को अलग किया और फिर स्वर को अलग करने के बाद इन स्वरों के मध्य हमने क्या कर दी, संधि कर दी। और हमें पता है कि समान स्वर आने के बाद उनका दीर्घ हो जाता है। और हमें पता है कि स्वर अपने से पहले आए हुए आधे व्यंजन पर लग जाता है। क्या हो जाएगा मित्रों, लघुक्ति। इसी प्रकार से हमने कह दिया मंजू धन उषा। मंजू धन उषा, तो मंजू धन उषा हमारा क्या हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा। क्योंकि मित्रों यहाँ छोटे ऊ की मात्रा निकलेगी, यहाँ बड़ा ऊ है हमारा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा मित्रों, मंजूषा हो जाएगा। देख लेते हैं तोड़कर इसको। आधा जा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ ऊ, और इन दोनों के मध्य संधि और दीर्घ ऊ की मात्रा जा पर मंजूषा हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए आते हैं री वाला भी उदाहरण देख लेते हैं एक आधा। और री वाले उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया मातृधन ऋणम। अब यहां पर हमारा क्या निकल कर आएगा मित्रों बाहर, ता आधा हुआ और री, और यहाँ पर भी री, और बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो इन दोनों के योग से क्या हो गया मित्रों, दीर्घ री हो गया, और दीर्घ री अपने से पहले वाले व्यंजन को लगकर पूरा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, मातृड्यम, मातृडम। स्पष्ट है मित्रों। तो यह थी हमारी स्वर संधि की पहली संधि, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि को यदि हम एक नज़र में देखकर पहचानना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि की पहचान हुआ है कि जिसके दूसरे या तीसरे वर्ण पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के, लिख देते हैं यहाँ पर मित्रों, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ या दीर्घ री की मात्रा लगी हो तो वहाँ प्राय दीर्घ स्वर संधि होती है। तो वहाँ प्राय दीर्घ स्वर संधि होती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।